Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. पहले एक अटेंडेंस ले लें हम साथ साथ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी एक अटेंडेंस लेते हैं हम साथ साथ। मैं जिसका नाम बोलती जाऊं वो बंदा यस बोलता रहना, और जिसका नाम नहीं बोलूंगी वो बाद में लास्ट में बता देना कि मेरी अटेंडेंस रह चुकी है। ओके हाँ जी। आरती। Yes, ma'am. ठीक है जी। आरती के बाद है अजय। Yes, ma'am. ओके। अजय के बाद अल्पना। Yes, ma'am. चिंटू। Yes, ma'am. अमन। अमन। Is Aman in class? चलो जी। अंशिका। Yes, ma'am. अंशिका। Yes, ma'am. चलो जी अंशिका भी नहीं है। Ma'am, she is Yes, there. ma'am. Her voice is low. ओके ओके। चलो जी अंशिका के बाद अर्पित। Yes, ma'am. अर्पित के बाद अनु। Yes, ma'am. डिम्पी। Yes, ma'am. गरिमा। Yes, ma'am. गरिमा दो हैं हमारे पास। गरिमा जिंदल कौन से वाले हो आप? मैम गरिमा जिंदल कहाँ से? हिसार से। हिसार वाले, ठीक है। और गौरव। Yes, ma'am. हरिकेशव। Present, ma'am. ठीक है। अमन है क्लास में? Yes, ma'am. ओके। अनामिका। Yes, ma'am. हर्ष। Yes, ma'am. दोनों हर्ष हैं? मैम बहल से हर्ष। ओके जी। हर्ष सिंगल। हिमानी। Present, ma'am. कनिका। Present, ma'am. कनिष्का। कनिष्का। Present, ma'am. ठीक है जी। हिमांशु। Present, ma'am. ओके। कुमकुम। Present, ma'am. कुमकुम के बाद है हमारे पास करीना। Yes, ma'am. ठीक है जी। करीना के बाद लक्ष्मी। प्रेजेंट, ठीक है। कुणाल। Present, ma'am. ओके। मनीष। Present, ma'am. मानसी। Present, ma'am. ओके। मनमय। Present, ma'am. ठीक है जी। मोहित गट्टानी। Present, ma'am. पूजा। पूजा। Yes, ma'am. नेहा। Present, ma'am. प्रिया। Present, ma'am. प्राची। Present, ma'am. ठीक है जी। प्रिया। Present, ma'am.
रमन, Present, ma'am. रश्मि, Present, ma'am. रितु, Present, ma'am. प्रिया, Present, ma'am. साहिल, Present, ma'am. संजीत, संजीत प्रेजेंट है। शिफाली, Yes, ma'am. सृष्टि, Present, ma'am. शुभम, Yes, ma'am. सोनिया, Present, ma'am. सोनू, सोनू, Present, ma'am. सुजल, Yes, ma'am. तुषार, Yes, ma'am. तरुण, Yes, ma'am. उज्जवल, Present, ma'am. वैभव, Present, ma'am. पंकज, Present, ma'am. विशाल, Present, ma'am. ठीक है, वैभव गोयल, Present, ma'am. मान्यता, Present, ma'am. इज एनीवन जिसका Present, नाम ma'am. मेरा नहीं लिया मैम। हर्ष सिंगल, यस आपका मैम, लिया था मैंने, जो हो गया ज्वाइन नहीं हुई होगी मैम। ठीक है। मनोज कुमार, मैम. मनोज कुमार, हाँ आपका नहीं आया। एनीवन सूरज एल्स? सूरज. और किसका नाम नहीं लिया मैंने? गरिमा जिंदल फ्रॉम भादरा। गरिमा जिंदल फ्रॉम भादरा, क्लास में हैं आप? चलो जी, जिसकी अटेंडेंस मेरे पास नहीं आई उसकी एब्सेंट मार्क होगी। अगर कोई बच्चा है जिसने अटेंडेंस नहीं दी है तो अभी बता दो। मैम मेरी प्रेजेंट लग गई थी क्या? क्या कह रहे हो? मैम प्रेजेंट लग गई थी क्या मेरी? संजीत। संजीत आपकी लग गई है प्रेजेंट। और कोई बच्चा जिसकी प्रेजेंस नहीं हुई, मार्क अटेंडेंस नहीं हुई, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई अभी बोल दो, अदरवाइज फिर वो लगेगा एब्सेंट। सबकी हो गई ना? डू वी हैव गरिमा फ्रॉम भादरा? अभी एक गरिमा ने ज्वाइन किया है, आप भादरा वाले हैं क्या? गरिमा जो भादरा से हैं। गरिमा अगर नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू कैन टेक्स्ट मी, मतलब आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पर भी, जूम के ऊपर भी। और अगर आप मैसेज नहीं करोगे या बोलोगे भी नहीं तो इट्स लाइक यूर एब्सेंट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे की प्रेजेंस एब्सेंस अभी बची नहीं है, अटेंडेंस बची नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ।
पीडीएफ शेयर हो गया बच्चों, दिख रहा है आपको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, आरबीआई से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आरबीआई में जो चीजें नहीं समझ में आई फ्रॉम द मॉड्यूल, उसके बारे में आप बताना। आरबीआई का फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें कोई डाउट था? और रोल ऑफ No, ma'am. आरबीआई कंप्लीटली क्लियर? Yes, ma'am. यस गरिमा? गरिमा कुछ कहना चाहते हो? No, ma'am. ओके। हमारी क्लास में एक बच्चे ने ऐड किया था जिसका जो नेम है वो टैब ए के साथ है। कौन है टैब ए? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो। चलो आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्लियर है। फर्स्ट प्रीएम्बल था, प्रीएम्बल वही है जो हम लोगों ने उसके साथ किया था अपनी नोटबुक के साथ, तो ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है इश्यूअर ऑफ करेंसी, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये क्लियर है? पूरे पांचों के पांचों Yes, पॉइंट। ma'am. Yes, ma'am. बैंकर्स ma'am. बैंक, ये वाला पॉइंट क्लियर है Yes, जो ma'am. बैंकर्स बैंक वाला पॉइंट था? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये वाला क्लियर है कि वो कस्टोडियन का? ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसमें से कोई भी पैराग्राफ जिसमें किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि आप लोग अगर इंडिविजुअली फिर व्हाट्सएप पे पूछते हो ना तो सेम डाउट बार बार एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए मैंने साथ में पीडीएफ खोला है। कोई लाइन नहीं समझ में आई, कोई पैराग्राफ ही नहीं समझ में आया या लाइन टू लाइन नहीं समझ में आया तो आप इसमें पूछ सकते हैं। प्रमोशनल फंक्शंस, चलो आगे। प्रमोशनल फंक्शंस क्लियर है? Excuse me, ma'am. हाँ जी। मम्मी पे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला क्लियर कर दो पॉइंट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में क्या था हमारे पास? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में ये बोलता है कि आरबीआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे? वो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट माना जाता है हमारे लिए, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला काम निभाता है। कैसे निभाता है वो देखते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के अंदर वो क्या क्या काम करेगा हमारे लिए? हमारे लिए वो जो काम करेगा दैट इज सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, यानी कि वो कंट्रोल करेगा किसको? क्रेडिट को। परचेजिंग पावर कैसे करेगा? क्रेडिट देना मतलब लोगों को लोन देना, लोन देना मतलब लोगों के हाथ में पैसे का पहुंच जाना। जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लोगों के हाथ से पैसा छीना जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी? घटेगी। वो हमने दो मेजर्स करे थे ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? वो आपकी परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है क्या? हमारा क्रेडिट को कंट्रोल करना। दूसरा क्या बोलते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन द परचेजिंग पावर आर सीरियस, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल क्रेडिट। क्यों सीरियस है ये कि पावर, पैसे की परचेजिंग पावर को कंट्रोल किया जाना क्यों सीरियस है? अगर पीपी आपका अदरवाइज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ज्यादा हो जाएगी कंट्री के अंदर। पीपी बढ़ गया तो रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। लोग समझेंगे ही नहीं कुछ पैसे को। और पीपी अगर घट गया, परचेजिंग पावर घट गई, तो हमें पैसे की अहमियत पता होती है। आज हम स्टूडेंट लाइफ में हमें पैसे की अहमियत पता होती है ना, हमें एक एक रुपया छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है रो रो के कि मम्मी प्लीज पैसे दे दो। तो हमारी परचेजिंग पावर अभी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड है तो हम रुपीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? प्रॉपर रैशनिंग के साथ करते हैं।
आपने उन बच्चों को देखा है जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, जिनको हम रईसों के बच्चे कहते हैं, रईसों के बिगड़े हुए बच्चे, उन लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है? हाई होती है। परचेजिंग पावर हाई होने की वजह से उनका जो दिमाग है वो हमेशा खराब रहता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी परचेजिंग पावर पर एक कैप लगाई जाए, कंट्रोल रखा जाए, ताकि आप लोगों का दिमाग खराब ना हो। वैसे ही आरबीआई अपनी जनता का दिमाग खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए उनकी परचेजिंग पावर को वो कंट्रोल करता रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? Controlling credit operations of bank is generally considered to be the principal functions of central bank. RBI, like any other central bank, possesses power to use almost all qualitative and quantitative methods of credit control. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपकी बुक में नहीं है डीप के अंदर, बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने +2 में इकोनॉमिक्स नहीं ली थी, तो मैंने आपको सारे मेजर्स दोबारा से करवाए हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। आई होप ये क्लियर है पॉइंट अब। Yes, ma'am. Yes, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इस चीज के लिए? नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशनल फंक्शंस। अब हमारे पास प्रमोशनल फंक्शंस होंगे। प्रमोशनल फंक्शंस बोले तो मैम जो प्रमोट करते हैं पीपल्स के अंदर हैबिट्स, जैसे कि सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, बिल्कुल सही। तो और प्रमोशनल बैंकिंग सिस्टम को एक्सटेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आरबीआई क्या करता है, हमारे प्रमोशनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एक्सटेंड करता है, चेक करता है कि लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स है या नहीं। नहीं है तो ये उनको लालच देगा, आप आओ बैंक में जमा कराओ, आपको ब्याज ज्यादा देंगे, जीरो बेस अकाउंट आपका खोल देंगे, आपका बैंक अकाउंट से कभी पैसा कटेगा नहीं, और तरह तरह के आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और आपको अधिकतर फैसिलिटीज देगी। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, आपको 45 दिन का हम एक्सटेंडेड पीरियड देंगे, मतलब 45 दिन का क्रेडिट मिल जाएगा, अपनी जितनी आपके पास आज करंट में पैसा है उससे ज्यादा आप पैसा खर्च कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हमें दिए जाते हैं जिससे हम बैंक में खाता खुलवाने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ पब्लिक डाटा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। आरबीआई इधर उधर से सारा डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको इन्फॉर्मेशन कार्ड बना के अपनी साइट पे पब्लिश कर देता है, जिसको हम लोग सुनते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है जी। उसके बाद था आरबीआई का रोल क्या होता है? करेंसी पॉलिसी मैनेज करता है और क्रेडिट पॉलिसी मैनेज करता है। करेंसी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी में कोई डाउट है एज पर मॉड्यूल? मैं करेंसी पॉलिसी की 3rd लाइन बता दो। करेंसी पॉलिसी की 3rd लाइन बता दूं? ठीक है जी। अब जो हमारे पास करेंसी पॉलिसी है इसकी 3rd लाइन है हमारे पास, क्या कह रहे हो? आपका नेट स्लो है क्या? नेट वीक है आप लोगों का? yes, ma'am. करेंसी पॉलिसीज के अंदर क्या है? करेंसी पॉलिसीज की 3rd लाइन कहां से स्टार्ट करनी है? मोर ओवर द आरबीआई या ऑल द फैक्टर्स? All the factor income. ऑल द फैक्टर। शुरू से दोबारा ही पढ़ लेते हैं। करेंसी पॉलिसी क्या बोलता है कि आरबीआई जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारी मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन मतलब हम कौन सी करेंसी चलाएंगे, कौन सी करेंसी नहीं चलाएंगे, कौन सी करेंसी नहीं लेकर आएंगे। जैसे 2000 की करेंसी लेकर आई गई, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, 500 और 1000 की करेंसी बंद कर दी गई। ठीक है, कभी सरकार का मन करेगा ये 500 रुपए दोबारा से चालू कर देगी, इसको रिमोनेटाइजेशन कर देगी। तो इस तरह से मोनेटाइजेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या देखता है कि एडिक्वेट मनी सप्लाई इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई ये नजर रखता है कि जितने पैसे छापे हुए हैं क्या इकोनॉमी में सफिशिएंट है, नहीं तो वो और अपना बजट बढ़ाएगा और नए नोट छापेगा, फिर नए नोटों की प्रिंटिंग होती है तो वो क्या करेगा? मनी सप्लाई को मेंटेन करेगा। तीसरा क्या बोलता है? ऑल द फैक्टर इनकम इन मॉडर्न इकोनॉमी आर इन फैक्ट मनी इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनकम कई तरह से होती है। एक हमारी होती है अर्न्ड इनकम, दूसरी कौन सी होती है? Property income. तीसरी कौन सी थी? अदर इनकम।
Other income. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो इनकम्स आई थी किससे आई थी? ये आई थी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, राइट? कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आपका मैन, मनी, लेबर, मटेरियल, यही सब चीजें होते हैं ना आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर Yes, Yes, ma'am. ma'am. बिजनेस में लगाए तो उससे इन तरह की इनकम आई, अर्न्ड इनकम, प्रॉपर्टी इनकम या अदर इनकम। इस इनकम को टोटली यानी कि इन तीनों को मिला के हम इनको फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। इनकम दैट इज अर्न ड्यू टू फैक्टर्स या फ्रॉम फैक्टर्स। तो ये सारी मिलाकर क्या है हमारे पास? फैक्टर इनकम। क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स के यूज से आई थी। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं जो फैक्टर पे इनकम आ रही है, क्या उसको मैं मॉनेटरी इनकम में कवर नहीं कर सकती? जनरली आज के टाइम पे तो सारी मॉनेटरी इनकम आती है। यस पंकज? मैम वैभव की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मैम। ठीक है जी। तो ये फैक्टर इनकम क्या बोलते हैं कि ऑल द फैक्टर इनकम इन द मॉनेटरी मॉडर्न इकोनॉमी आर इन फैक्ट द मनी इनकम्स। यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम हमारी आती है, फैक्टर इनकम आएगी उन फैक्टर से जो कि हम प्रोडक्शन में या बिजनेस में लगाते हैं। तो किसी भी फैक्टर से अगर इनकम आ रही है तो वो मनी इनकम के रूप में मानी जाती है। बिजनेस रिवेन्यू टू इज मोनेटाइज। बिजनेस का रिवेन्यू क्या है? मनी की फॉर्म में हम अर्न करते हैं और मनी की फॉर्म में हम उसको वापस इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस से जो रिवेन्यू आ रहा है, ऐसा तो है ना कि बिजनेस से रिवेन्यू में गेहूं आएगी, हमारे पास पैसा ही आता है ना। अल्टीमेटली लास्ट सोर्स तो हमारे पास पैसा ही है। तो रिवेन्यू इनकम भी हमारी क्या हो रही है? मोनेटाइज हो रही है। Moreover, the RBI also oversees the availability of foreign currency to facilitate over business transaction. अब क्या बोलता है? अब इसने हमारी जो करेंसी वाले फैक्टर्स है ना, अब जो हमारे करेंसी वाले फैक्टर्स है उसको टू पार्ट्स में इसने डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टू पार्ट्स? अब ये बोलता है कि जो हमारा आरबीआई है वो क्या कंट्रोल करता है, अगर आपसे पूछूं तो मैं मनी सप्लाई कंट्रोल। करेंसी हमारे रुपीस को भी डॉलर कंट्रोल करता है, और क्या हमारी फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करता है आरबीआई? Yes, ma'am. यस मैम। करेंसी जो हमारे कंट्री में अवेलेबल है। चलो जी, इसका कंट्रोल तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरे आरबीआई में हमने पढ़ लिया। अब इसका क्या रोल है? इससे हमारी कैसे हैबिट्स पे फर्क पड़ेगा? इससे क्या होगा? अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हो या फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हो तो आपको मनी रुपी में चाहिए या फॉरेन करेंसी में चाहिए? Foreign currency. फॉरेन करेंसी। करेंसी का पार्ट करेंसी ही है। करेंसी अवेलेबल कराना करेंसी पॉलिसी का पार्ट होगा। तो आरबीआई ऑल्सो ओवरसीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। आरबीआई चेक करता है कि आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो आपके पास क्या रहे, बनी रहे। ठीक है जी। अब फॉरेन करेंसी आपके पास बनी रहेगी तो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट अल्बेट एंड इनडायरेक्ट रोल। ये इम्पोर्टेंट हालांकि इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है इन डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, दैट इज द डेट एट व्हिच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसीज एंड वाइस वर्सा। यानी कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कितना कन्वर्ट करेंगे और इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में। क्योंकि अकेला ये डिस्क्राइब नहीं करता कि किसका क्या रेट होगा, ये तो आपका ओवरऑल द मार्केट डिसाइड होता है कि किस करेंसी का रेट कैसा होगा, क्या होगा, कौन सी करेंसी अप जाएगी, कौन सी करेंसी डाउन जाएगी। ग्लोबली मूवमेंट जो होता है फंड्स का, उस तरह से रेट डिसाइड किए जाते हैं। बट फिर भी आरबीआई इनडायरेक्ट रोल तो निभाता है क्योंकि इट्स वन ऑफ दोज इकोनॉमीज, इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज हु डिसाइड द एक्सचेंज रेट। तो इंपॉर्टेंट रोल तो है, जबकि क्या है? एल्बेट एंड इनडायरेक्ट रोल। हालांकि ये इनडायरेक्ट है, सीधा सिर्फ आरबीआई डिसाइड नहीं करता जी ठीक है 70 रुपए का $1 का $70 हो गया, सॉरी $1 के 70 रुपए हो गए। तो ये कौन सीधा आरबीआई आपको आके नहीं बोल देगा, ये डिसाइड होगा बाय सीइंग द ग्लोबल मूवमेंट्स ऑफ द करेंसी। तो इसका रोल तो रहा, इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसने भी ऑब्जर्व किया, इसने भी अपने कोटेशंस दिए, ऑब्जर्वेशंस दी। लेकिन रोल कैसा था? ये इनडायरेक्ट था। तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं अपना पैसा भी कंट्रोल किया और इनडायरेक्टली फॉरेन की करेंसी को भी कंट्रोल किया। फॉरेन की करेंसी को ये ज्यादातर जो हमारी कस्टडी में है उसका तो फुल कंट्रोलर बन सकता है। दूसरा ये क्या करता है? एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में हेल्प करता है। यस कंपू? मैम इस एल्बिट का मतलब क्या होता है? हालांकि, जबकि,
डिपेंड करता है कि आप किस सेंटेंस में यूज करते हो, जबकि बोल सकते हो, हालांकि बोल सकते हो, या के बावजूद बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया करेंसी पॉलिसीज का जो हमारा पार्ट था कि क्या है और क्या नहीं, किस तरह से रेगुलेट करता है और किस तरह से नहीं। यस मैम। और जिसको डाउट था उन्हें समझ में आया? Yes, ma'am. बिजनेस रिवेन्यूज टू मोनेटाइज का मतलब बता दो। क्या कह रहे हो? बिजनेस रिवेन्यूज टू इज मोनेटाइज्ड। बिजनेस रिवेन्यू टू इज मोनेटाइज्ड, ये वाला? यस मैम। ये क्या बोल रहे कि बिजनेस का रिवेन्यू जो है उसे भी मोनेटाइज किया जाता है, यानी कि जो आपका बिजनेस का रिवेन्यू आएगा वो भी मॉनेटरी फॉर्म में आएगा, आपका मॉनेटरी फॉर्म में आएगा, यानी कि आप उसको मोनेटाइज कर रहे हो। मॉनेटरी फॉर्म में अगर वो नहीं आता है तो आपका माना जाएगा कि आपने उसे क्या नहीं किया, तब आपने उसे मोनेटाइज नहीं किया, अदरवाइज तो आप सारी चीजें मोनेटाइज कर ही रहे हो ना अपने साथ साथ। मैम मोनेटाइज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि उसे मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर आपकी जितनी भी इनकम्स है उन सबको मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करना। ओके मैम। चले आगे, चलो चलते हैं आगे। क्या बोलता है ये? क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बात करता है। क्रेडिट पॉलिसी क्लियर है सबको? यस अजय? मैम एज एन इंटेंस वाला समझा दो, लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ? एज एन इंस्टेंस से An instance. यस मैम यही। ये है, ठीक है। वैसे और कोई डाउट है? अजय आपका डाउट था कोई? अजय? अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया सभी को? इसके बाद मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं लूंगी इसका, आरबीआई के रिगार्डिंग। मैं हमें बेसिस पॉइंट वाला रिपीट कर दो। बेसिस पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। वैसे डाउट किसका है बेसिस पॉइंट वाला? योर नेम? हिमांशु। ओके हिमांशु। देखो क्रेडिट पॉलिसीज के अंदर क्या चेंज करते थे हम, क्या डिसाइड करते थे हम? रेट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब रेट डिसाइड करने के लिए ना जैसे हर एक चीज की एक यूनिट होती है, किलोग्राम्स होते हैं, मीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। वैसे रेट को डिसाइड करने के लिए आरबीआई ने जो यूनिट बनाई दैट इज बेसिस पॉइंट, या फिर बेस पॉइंट आप बोल सकते हो। जो बेसिस पॉइंट है इसका फिगर कैसे है? इसका फिगर ये है कि अगर 100 बेस पॉइंट होंगे तो आपका जो फिगर चेंज होगा वो 1% चेंज होगा, यानी कि 100 बेस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। अब इसका यूज कैसे होता है? मान लो आरबीआई का लास्ट ईयर की पॉलिसीज थी, लास्ट ईयर का बैंक रेट था इसका 4%। आपके अगर बजट में लिखा होगा कि इस साल बैंक ने बैंक रेट बढ़ाया है बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो करंट ईयर आपका एज पर द बजट आपका बैंक रेट कितना हो गया? 4% प्लस 25 बेस पॉइंट, तो आपका करंट बजट कितना हो गया? करंट बैंक रेट? मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है मैम बार बार। माइक हो ऑन है शायद, किसी और का माइक ऑन है मैम शायद। माइक ऑन है, प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो ऑन ऑफ कर लो उसे। अभी हो रही है रिपीट हिमांशु आवाज? नो मैम अब ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेस पॉइंट के लिए कि बेस पॉइंट अगर मैं 100 बेस पॉइंट की बात करूं तो 100 बेस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। 1% नॉर्मल वाला जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि लास्ट ईयर का बैंक रेट था हमारा
4%। इस बार बजट में आया, जब हमारा बजट आता है फरवरी में, तो कि लास्ट ईयर का बैंक रेट इंक्रीज कर दिया गया है बाय द 25 बेस पॉइंट। अगर 25 बेस पॉइंट से लास्ट ईयर का बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो करंट बैंक रेट क्या रहा हमारा? 25 बेस पॉइंट 4.25 कैलकुलेट करो इन द परसेंटेज कितना होगा? 0.25। तो 4% प्लस 0.25% इज इक्वल्स टू 4.25%। इसी तरह से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? अब ये बैंक रेट है, एक हमारे पास क्या होता है बैंक रेट जैसा? रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है जी। रेपो रेट बैंक रेट से हाई होगा या लेस होगा? लेस लेस होगा। अब आपको रेपो रेट नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट इज 25 बेसिस पॉइंट। कितना है डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड repo rate is 25 basis point and the current bank rate is 4.25. So calculate the repo rate if the repo rate is increased by 75 basis point. 4.75 क्या रहेगा? 4.75 4.75 क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है वो बात करें। मैम एक बार क्वेश्चन ये लिख के समझा दो मैम, क्या बोल? लिख के समझा दूं, वेट। हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 इज द डिफरेंस between bank rate and repo rate is 25 basis point if the current bank rate is 4.25%, then calculate the repo rate if such repo rate is increased by 75 basis point. Also calculate what? New bank rate. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ये क्वेश्चन वो इंसान तो कर लेगा जिसको सारा का सारा बेस पॉइंट और रेपो रेट और बैंक रेट का डिफरेंस क्लियर है, लेकिन जिसे क्लियर नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि करंट बैंक रेट कितना है हमारे पास? 4.25, यानी कि बीआर कितना है हमारा? 4.25। क्लियर है जी। अब बीआर से रेपो रेट हमेशा कम होता है। कितना कम है रेपो रेट? 25 बेसिस पॉइंट कम है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4%। कितना? क्लियर? यस मैम। Then calculate the repo rate if such repo rate is increased by 75 basis point. अब ये तो हमें पहला पुराना पता चल गया। अब इसमें 75 बेसिस पॉइंट हमें ऐड ऑन करना है, तो नया रेपो रेट कितना हो गया? 4.75 4.75 4.75 हो गया हमारा नया बेसिस पॉइंट। तो नया बैंक रेट कितना होगा हमारा? 4.5 नहीं, इसमें 25 ऐड कर दो, 5% हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो उतना ही है ना, 25 बेसिस पॉइंट। नया डिफरेंस तो हमें दिया नहीं, तो उतना ही डिफरेंस मान के चलेंगे कि जो पुराना वाला था। तो पुराना बैंक रेट 4.25, नया बैंक रेट 5%, पुराना रेपो रेट 4% और नया रेपो रेट 4.75%। कुछ भी दे सकता है आपको ऑप्शन में कि नया बैंक रेट पुराना बैंक रेट क्या होगा, नया रेपो रेट पुराना रेपो रेट क्या होगा, तो कुछ भी किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है ये सेम चीज। क्लियर? मैम ये कंपल्सरी होता है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ है तो बैंक रेट भी इंक्रीज होगा?
जरूरी तो नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस में घुमा फिरा के दे सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज होंगी, हो सकता है गैप। मैम ये फर्स्ट में जो हमें लाइन दी है ये तो हमें रेपो रेट निकालने के लिए दी है, तो हम इसमें लास्ट में भी ऐड करेंगे। क्या चीज ये वाला ऑल्सो ये कैलकुलेट मैम जो हमने 5 की है बैंक रेट को, ये सेम नहीं रहेगा पहले वाला? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया ना कि डिफरेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो आपको अपने आप से यही अज्यूम करना है कि डिफरेंस सेम रहा हमारा। नया ओके बैंक मैम। रेट निकालने के लिए बोल दिया, और कोई एक्स्ट्रा फिगर मैंने आपको दिया नहीं कि डिफरेंस रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ या कुछ भी हुआ, तो आपका सेम रहेगा। मैम करंट बैंक रेट तो दे रखा है मैम। आपका करंट बैंक रेट दे दिया, ठीक है जी। अब मैंने क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगा दी, इफ इंक्रीज बाय, अगर रेपो रेट और इंक्रीज हो जाए। अभी जो आपने रेपो रेट निकाला वो करंट निकाला, रेपो रेट और इंक्रीज कर दिया मैंने 75 बेसिस पॉइंट के बाद, इसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया बैंक रेट निकलता है वो निकाल कर दिखाओ। तो वो ये है, अजम्पशन फिगर है आपका, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता हो। एजम्प्टेड फिगर इसलिए है कि ताकि आपको कैलकुलेशन करनी है बेस्ड ऑन। ओके मैम। यस मैम। ये यस वाला मैम। सेक्शन खत्म होने वाला है, लेस देन मिनट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पहले से ही रिजॉइन कर लेते हैं इसे।